अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू इंडस क्रॉनिकल्स। हमारे पास इस वक्त स्क्रीन पे जिन साहब को आप देख सकते हैं, ये जावेद लांगा साहब है। वैसे तो सहाफ़ती हलकों में और जहाँ एनालिसिस होता है, जावेद को अच्छे तरीके से जाना पहचाना जाता है। लेकिन जो हमारे नए व्यूअर्स हैं उनके लिए ये मैं ज़रूर बताऊं कि जावेद लांगा सीनियर जर्नलिस्ट है, एक बड़े अरसे तक मुख्तलिफ इदारों के साथ काम करते रहे हैं और बहुत अच्छे लिखारी भी हैं। कोयटा में बेस करते हैं और आज हम जावेद की कोयटा में मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मुल्क में एक ऐसे इशू पे डिस्कस करने जा रहे हैं जो नया नहीं है, बहुत ओपन सीक्रेट है और गुज़िश्ता तकरीबन 6 दिन से कोयटा के आसपास के इलाके मच के अंदर जो दहशतगर्दी हुई, उस इशू ने सारे मुल्क को अपने लपेट में ले लिया है और कोयटा की सिचुएशन बड़ी ख़तरनाक किस्म की है। बड़े अफसोसनाक किस्म के मनाजिर हैं कि जो लोग मच में मारे गए उनकी लाशें पड़ी हैं, उनकी तदफीन नहीं हो रही है क्योंकि उनके जो वर्सा हैं, उनके जो डिमांड्स हैं, उनके हुकूमत कहती है कि बहुत सारे डिमांड्स हमने मान लिए हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा डिमांड है कि प्राइम मिनिस्टर को वहाँ पे आना चाहिए और कम से कम उनके साथ उनके दुख में शरीक होना चाहिए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर का जो स्टेटमेंट है, जो रिएक्शन है, वो इतना ही खौफनाक शक्ल में हमें नज़र आया। उनको ये लगा कि शायद उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। आज पूरे दिन उनके स्टेटमेंट पे बात होती रही और जो एहसास की वो बात करते हैं, उनके बहुत सारे पहलुओं पे बहुत सारे लोगों ने बात की है। जावेद साहब, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। पहली बात तो ये है थैंक यू कि वेरी मच मंजूर। मैं ज़रूर ये चाहूँगा कि कोयटा में क्या सिचुएशन क्या है इस वक्त, क्या फीलिंग्स है, क्या मनाजिर हैं, पहले हमारे नाजरीन के साथ वो शेयर हो जाए, तो बाकी जो चीज़ें हैं वो आपसे समझने की हम कोशिश करते हैं। थैंक यू मंजूर। देखें, जिस वक्त हम बात कर रहे हैं अपने नाजरीन से, उस वक्त कोयटा में जो दर्जा हरारत है वो -8 तक है। और आज रात वो -11 तक जाना है। और इस तरह की फोरकास्ट है। और गुज़िश्ता कई दिनों से, तकरीबन 20 दिनों से ये स्पेल चल रहा है। और उसके दौरान ही ये मच का जो इंसिडेंट हुआ है कोल माइन में, इस वक्त इसी सूरत हाल में हज़ारा जो मॉर्नर्स हैं, उनके लवाहकीन हैं और मुख्तलिफ जो उनकी सियासी समाजी तंजीमें हैं, वो एहतजाज पे बैठे हुए हैं। और आप सोच सकते हैं कि हम जब एक बंद कमरे में बात कर रहे हैं और हीटेड कमरा है, उसमें हमारी कैफियत कितनी ख़राब है, तो उन लोगों की क्या सूरत हाल होगी। और गुज़िश्ता 6 दिनों से कल 7वां दिन होगा, अगर ये रिज़ॉल्व इशू नहीं हुआ तो बहुत ही दर्दनाक मनाज़िर हैं। बच्चे भी वहाँ बैठे हुए हैं, ख़वातीन हैं और यूथ की एक बड़ी तादाद है, लोग बैठे हुए हैं। उनका मुतालबा, जैसे आपने कहा, कह रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म आए और कम से कम उन्हें एश्योरेंस ये दे दें, क्योंकि सारे मुतालबा तो डिस्कस हो रहे हैं। जिस तरह कंपनसेशन होता है वो एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट देती है, ये तो एक रूटीन की बातें हैं पाकिस्तान में। जो 2-3 डिकेड की दहशतगर्दी है, उसमें इस तरह के गवर्नमेंट ने प्रोविजन बनाए हुए हैं कि शहीद होने वालों को वो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज के लोग हैं या आम लोग हैं, उनको क्या दिया जाएगा। ये मेरे ख्याल में इतना अच्छा। बड़ा कंसर्न नहीं है। इस कम्युनिटी के लिए सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि जिस तरह ये वाकया हुआ है, लोग शायद उसको समझ नहीं पा रहे। ये इक्वल टू इराक और नाइजीरिया की तरह का एक वाकया हुआ है, जहां सिर्फ लोग मजदूर मारे नहीं गए, बिहेडिंग हुई है। ये एग्जैक्टली। दहशतगर्दी बियॉन्ड उससे इमेजिनेशन है। तो इसलिए ये सारी कम्युनिटी, लोग तनकीद भी कर रहे होंगे ज़ाहिर, टेरराइज़ है इस वजह से कि जिस तरह का ये ट्रेंड शुरू हुआ है वो बड़ा खतरनाक है। और उसको एड्रेस कम से कम मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव करे, या उससे भी कोई एश्योरेंस आए कि इस तरह के वाक़ये आगे नहीं होंगे। तो मेरे ख्याल में समझना चाहिए, एक बड़ी दर्दनाक सूरत-हाल है। अच्छा जावेद, ये बताएं कि जिस तरह आपने कहा कि जी, ये कहा जा जा रहा है कि जी टेररिज्म हुई, लोगों को मारा गया, ये जो बिहेविंग है, बिल्कुल लोगों को बड़े खौफनाक तरीके से जो है वो ज़ब्ह किया गया। और ये ट्रेंड जो है बिल्कुल हमें दुनिया के ऐसे मुल्कों में नज़र आता है, इराक या मिडल ईस्टर्न क्राइसिस में हमें नज़र आया।
اور یہ جو رسپانسبلٹی ہے کہ جی آئیسٹ رسپانسبلٹی قبول کی، جنرل فیلنگ کیا ہے؟ کیا واقعی بلوچستان کے اندر جو بڑے عرصے سے لوگ کہہ رہے تھے کہ داعش وہاں پہ موجود ہے، بہت سارے لوکل آؤٹ فٹس اس کے ساتھ کنیکٹ ہو گئے ہیں، اس حوالے سے وہاں پہ پرسیپشن کیا ہے، خبریں کیا ہے؟ کیونکہ بڑے انفارم لوگ رہتے ہیں وہاں پہ ادارے کوئٹہ کے اندر۔ جی، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح کے واقعات تو پہلے بھی بہت ہوئے ہیں اور اس طرح کلیم بھی ہوتے رہے ہیں۔ مختلف جو یہاں سرگرم تنظیمیں ہیں انہوں نے پہلے بھی اس سے زیادہ شاید نمبر میں لوگ مارے گئے ہوں گے، بروٹلی، اور شہید ہوئے ہوں گے، گاڑیوں سے اتار کر لوگوں کو مارا گیا ہے، اور جو آؤٹ فٹ یہاں پہ ہیں وہ ہمیشہ اس کی جو ہے ذمہ داری قبول کرتے ہیں۔ لیکن گزشتہ افغانستان کے بعد کے جو سینوریو ہے، القاعدہ کا اس طرح ختم ہونا، اور گریجولی پھر ان کے جو لوگ تھے ان کا دوسری تنظیموں میں جانا، اور اس کے بعد لوکل جو یہاں سیکٹیرین اور ڈفرینٹ قسم کے جو تنظیمیں کام کر رہی تھی، پھر ان کے لوگوں کا دوسری طرف جانا، تو اس طرح ایک عجیب قسم کا جو صورتحال بلوچستان میں بنی ہوئی ہے۔ اور بلوچستان پورس ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، یہاں بڑی فالٹ لائنز پہلے سے موجود ہیں، سیکٹیرین ہے، پولیٹیکل ہے، تو اس میں یہ تنظیمیں، پھر مرسینری ان کا جو رول ہے کسی کے لیے کام کرنا، یہ بڑا ایک ڈینجرس صورتحال ہے۔ تو بلوچستان کے سارے سینیریو میں یہ پالیٹکس اور کرائم یہ مکس ہو کر ایک جو صورتحال بن رہی ہے بڑی تشویشناک ہے۔ اور لوگ ہیں، ایگزسٹ کرتے ہیں تنظیمیں، اور بہت سارے لوگ جانتے ہیں ماضی میں کمپرومائزز بھی ہوئے ہیں، وہ لوگ ایڈریس کیا گیا ہے، ان کو مختلف طریقوں سے پکڑا گیا ہے، پھر اوپنلی موجود ہوتے ہیں بلوچستان میں، وہ باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ میرے خیال میں ریاست کو اور سارے لوگ جو پڑھنے لکھنے والے ہیں یا نظر رکھتے ہیں ان حالات پر، ان سب کو پتا ہے کہ یہ کہاں کہاں سے تانے بانے ملتے ہیں، لیکن جو ہماری مجموعی کمزوری بنتی ہے آخر میں، وہ آ کر ان چیزوں کو بہت خراب کرتی ہے، اور ایسے واقعات جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں۔ اچھا، اب ظاہر ہے کہ ڈیمانڈ ہے، ایک بہت بڑا ڈیمانڈ یہ ہے کہ جی پرائم منسٹر جو ہے وہ وزٹ کریں، اس کے بعد تدفین ہوگی۔ پرائم منسٹر اور اس کی ٹیم کو لگتا ہے کہ جی یہ بلیک میلنگ ہے، اگر اس طرح میں اس میں آ گیا تو پھر سارے لوگ اس ٹائپ کے ڈیمانڈز کرتے رہیں گے۔ اس پہ بڑی تنقید بھی ہوئی ظاہر ہے، لیکن پرائم منسٹر کا وہاں پہ آنا تو ٹھیک ہے، مطلب ہمدردی کا معاملہ بھی ہے، ان کو ایشورنس بھی چاہیے۔ کیا یہ لوگ ہزارہ یا جنرلی بلوچستان کے اندر جو ٹیررزم جو سچویشن ہے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے جو بیسک چیزیں چاہیے، اس کے لیے کیا پرائم منسٹر کا وزٹ واقعی ضروری ہے؟ منظور، میرے خیال میں اور میرا جو تجربہ ہے یہاں صحافتی، اس حساب سے یہ ضروری بنتا ہے، کیونکہ آپ نے پہلے سے ہی اس طرح کی جو روایتیں ہیں وہ بنا کر رکھی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا 2013 میں پیپلز پارٹی کی جب گورنمنٹ تھی، اس طرح کی ایک ماس کلنگ ہوئی تھی، اور یہی کمیونٹی اور پلس دوسرے جو ان کے الائز تھے وہ دھرنے پہ بیٹھ گئے تھے بہت سارے ڈیز تک۔ تو اس کے بعد جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے پیپلز پارٹی کے، کیونکہ یوسف رضا گیلانی کو کورٹ نے اتار دیا تھا، تو پھر راجہ پرویز اشرف جو تھے وہ پرائم منسٹر تھے، تو وہ بلوچستان میں تشریف لائے تھے، اور ان سے بات ہوئی تھی، اور ان کی ڈیمانڈ تھی کہ پروونشل گورنمنٹ جو انکیپیبل گورنمنٹ ہے، اس وقت اسلم رحسانی کی جو گورنمنٹ تھی، پی پی لیڈ گورنمنٹ تھی، اس کو ہٹائیں، تو ان کو ہٹانی پڑی تھی۔ اور اس کے بعد میں آپ کو یاد دلاؤں، جنرل قمر جاوید باجوہ کو جو پہلا ٹینیور ہے، اس میں بھی اس طرح کا سٹ ان ہوا تھا اور کلنگز ہوئی تھی، تو وہ خود آئے تھے کینٹ میں 2 دن، وہ ٹھہرے تھے، اور ان ساری کمیونٹی سے، اسٹیک ہولڈر سے انہوں نے بات کی تھی، ایشورنس دلائی تھی، اور نسبتاً جو 3 سال گزرے ہیں وہ کافی اس طرح کے پیسفل تھے کہ ماسوائے ایکادو کا جو ٹارگیٹ کلنگ ہے سیپریٹلی کہیں ہوتی تھی آئسولیٹڈ پلیس میں، اس طرح کی صورتحال نہیں ہوئی تھی۔ تو یہ پہلے سے ٹرینڈ اس لیے بنا ہوا ہے کہ بلوچستان کی جو گورنمنٹس ہے، آپ بھی جانتے ہیں اور سارا ملک جانتا ہے کہ ان کی کیپیبلٹی بالکل نہیں، جو کہ بنیادی طور پر ان کا سبجیکٹ ہے لا اینڈ آرڈر، ایف سی ان کے انڈر آتی ہے، باقی فورسز ان کے انڈر ہے، لیکن ہمارے جو سی ایم ہے صوبے کے جام کمال صاحب، وہ اس انسیڈنٹ کے وقت جو دبئی میں تھے، اور 4 دن کے بعد تو خود آئے ہیں، ان کا کوئی ایک وزیر نہیں تھا، صرف رسمی بیانات ان کے چلتے تھے، آتے تھے ٹی وی پہ کہتے تھے کہ بھائی شہداء کے لیے ہم کریں گے، ان کو معاوضہ دیں گے، آپ تدفین کریں، یہ کریں، زبانی جمع خرچہ، یہ پائل اپ ہوئے ہیں ساری چیزیں، کیونکہ پراونشل گورنمنٹ کی بالکل کیپیسٹی نہیں، اور ان سے تو مظاہرین اور باقی لوگ نہ ٹرسٹ کرتے ہیں نہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو گریجولی انہوں نے یہ چیزیں بنائی ہیں، اور ہسٹری بھی ایک ہے اور روایت بھی ہے، کیونکہ ہماری
ट्रेडिशन भी है जब इस तरह का, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि ये अनप्रेसिडेंटेड वाकया है, और जब मुजाहिरीन और रवायतन मॉर्नर्स कह रहे हैं कि रवायतन वजीर आजम ठीक आए, है। वजीर आजम का आना सिंबॉलिक ही होगा, हाँ एग्जैक्टली, मतलब क्योंकि सिंबॉलिक रवायत होगा, वो ठीक है, इजलास उस करेंगे रवायत। प्रोविंशियल गवर्नमेंट एग्जैक्टली को, सिक्योरिटी फोर्सेस एग्जैक्ट को, उनको जाहिर है यहाँ इजलास होगा, कुछ इनको बिठाएंगे, तसल्ली देंगे, इस तरह की सूरत हाल है। लेकिन इन लोगों ने पॉलिटिकली जो मिसहैंडलिंग की है उससे ज्यादा मामला खराब हुआ है, वो लोग हर्ट हुए हैं। अगर ओके। अच्छे तरीके से हैंडल किया जाता तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी शायद इनको एड्रेस कर जाती, लेकिन उन्होंने टाइम दिया पहले तो उनको, फिर उनके साथ जिस तरह मिनिस्टर वफाकी वजीर आए उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी एरोगेंट थी, इनके साथ किया गया। जैसे जुल्फी बुखारी साहब आए, उन्होंने कहा कि भी वजीर आजम को क्या फायदा होगा, पता नहीं उनको कोई लफ्जों का प्रॉपर इस्तेमाल नहीं आता, या वो जानते नहीं, ऐसे कैजुअली बोल गए कि वजीर आजम को आने से यहाँ क्या फायदा होगा। अब एक मेडिएटर वजीर आ रहा है जो कंसोल करने आ रहा है, उसको अगर बात करनी नहीं आ रही तो चीजें उन्होंने खुद खराब की हुई हैं, तो अभी इस नहज पर पहुंच गई। और आज के दिन जो वजीर आजम की एरोगेंस और लफ्जों का गलत चुनाव था, उसने तो ज्यादा खराब किया है, लोग बड़े हर्ट हैं। और एहतजाज की एक और नौयत यहाँ शुरू हो गई है कि वजीर आजम के खिलाफ अब डायरेक्ट जो है वो लोगों को एक गुस्सा और गर्ज है। तो अब होगा क्या? जाहिर है कि लाशें पड़ी हैं, उनकी तदफीन भी होनी है, वजीर आजम नहीं आ रहे, वो कह रहे हैं कि जी ब्लैकमेलिंग है, और बातें ये हो रही हैं कि कुछ उलमा, कुछ बाअसर किस्म के जो लोग हैं, उनको कहा गया है कि जी आप कन्विंस करें इनको कि तदफीन हो जाए, आप एक तरफ से तदफीन करें, मैं फौरी तौर पे जो है वो कोयटा आ जाता हूँ। इस सिचुएशन में होने क्या जा रहा है वहां पे? क्या एक मूड क्या बन रहा है, क्या सिचुएशन बन रही है? क्या एहतजाज जारी रहना है, या कुछ और फोर्सेस, पॉलिटिकल पार्टीज या दूसरे जो फोर्सेस है वो कहीं कन्विंसिंग करेंगे? क्या लाइकली मंजर क्या है? मुस्लिमीन इनकी एलाई उनका बड़ा काफी यूनिटी में, और हजारा डेमोक्रेटिक पार्टी जो हमेशा इनको रिप्रेजेंट करती, गुज़िश्ता जो भी धरने या सिट इन एहतजाज हुए हैं उनमें वो होती थी। लेकिन इस वक्त वो एलाई है बलूचिस्तान गवर्नमेंट की, प्रोविंशियल सिस्टम में दो वजीर हैं उनके, तो उनकी जाहिर बात नहीं चल रही, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि ये सरकार का हिस्सा है और हमें कन्विंस करना चाहते हैं अपने पॉलिटिकल स्टेक्स के। वहदतुल मुस्लिमीन से शायद इनकी बात हो रही है। और दूसरा ये है कि इन्होंने एक कमेटी बनाई है, वो बाज़ाहिर एक प्रेशर टैक्टिस है हुकूमत की तरफ से, कि इनको कह रहे हैं कि भाई आप सॉर्ट आउट करें कि इनमें जो अफगान मजदूर हैं वो कौन से हैं, क्योंकि अफगानिस्तान ने हमसे डेड बॉडीज क्लेम की है। तो डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर के थ्रू मुसलसल उन पर प्रेशर डाला जा रहा है कि आप जल्दी से वो डेड बॉडीज जो साथ ये कह रहे हैं कि हमारे हवाले करें, और ताकि हम वो इंटरनेशनल जो लॉज हैं उनके तहत जो उनको दें, और उनके डॉक्यूमेंट्स इन्होंने कहा है कि आप हमें दें ताकि मुआवजा दें अगर उनका वो कोई रेफ्यूजी पेपर है, वीजा है, या जिनके जो लोकल लोग हैं उनके शनाख्ती कार्ड दे दें। तो ये दो तरफा चल रहा है। जाहिर है मामला रिजॉल्व ही होना है, डेड बॉडीज आप ज्यादा अरसा नहीं रख सकते, जिस तरह की मौसम है, सूरत हाल है, और थकाने वाली है। लेकिन मुझे जो लग रहा है कि सारे मामले में जो फेयर्स को होना है वो पॉलिटिकली जो सिटिंग गवर्नमेंट है, वजीर आजम महरूम उनका ही होना है, क्योंकि अल्टीमेटली आप लाशों को ज्यादा देर तक नहीं रख सकते, और जो होना था वो हो गया। आज के बाद मेरे ख्याल में ये हाइट थी, क्योंकि वजीर आजम के खिलाफ जितना मीडिया में इंटरनेशनली और सोशल मीडिया में बोला गया है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता। और मैं मुझे दिखाई देता है कि एक दो दिन में शायद ये मामला डिफ्यूज हो जाए और डेड बॉडीज को ये दफना देंगे। लेकिन जो पॉलिटिकल डैमेजेस हैं वो हो चुके हैं, और जो ट्रस्ट का एलिमेंट है, और जो पहले ही पॉलिटिकल सिनेरियो हमारा बहुत ही नाउमीदी वाला है, उसमें एक एक और नाउमीदी जो है वो ऐड हो चुकी है इस वाक़े के हिसाब से। अच्छा, पॉलिटिकल डैमेज जो है वो जाहिर है कि हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। इन्होंने ये कोशिश की कि जी डिप्टी कमिश्नर को, दूसरे ऑफिसर्स को जो है वो ट्रांसफ़र करें या हटाएं, एक तरीके से एक कोशिश की। प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो कितना सस्टेन कर सकेगी, क्योंकि जाहिर है कि प्रेशर तो बहुत है, फौरी तौर पे बलूचिस्तान के अंदर वाक़या हुआ है, उसका इम्पैक्ट सूबाई हुकूमत के ऊपर आना है। आप समझते हैं कि एटलीस्ट प्रोविंशियल गवर्नमेंट में कुछ हमें लोग इधर-उधर होते हुए दिखाई दें?
जी, कल तक बात चल रही थी कि जो होम मिनिस्टर है यहाँ ज़ियाउल्लाह लांगू, वज़ीर आला ने जब कल इजलास किया तो उन्होंने कैबिनेट के इजलास में कहा कि भई जो होम मिनिस्टर हैं उनको जो अपना रोल अदा करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया। लेकिन आपको पता है कि बलूचिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसमें इस तरह का कभी भी पोटेंशियल नहीं रहा। हमेशा की तरह 1-2 अफराद होते हैं इनके हैं मीडिया रिप्रेजेंटेटिव इन्होंने बनाए हुए हैं जो आते हैं, अपनी-अपनी ऑफिसेज़ से बैठकर पूरी मीडिया से बात करते हैं। तो यही है टोटली बलूचिस्तान गवर्नमेंट। एक वज़ीर आला होता है, ये वज़ीर आला साहब थोड़े बोलने में अच्छे हैं, अंग्रेज़ी बहुत अच्छी आती है, मीडिया हैंडलिंग इनकी बहुत अच्छी है और चीज़ें कुछ कर लेते हैं। लेकिन इत्तेफ़ाक से ये भी वाक़ई वाले इन दिनों में वो मौजूद नहीं थे, तो इनका भी कोई रोल सच नहीं बना इस सारे मामले को रिज़ॉल्व करने में। तो इन पर प्रेशर आया है और ये प्रेशर बलूचिस्तान गवर्नमेंट पर पीडीएम के जलसों की जो दौर है उससे ही शुरू हुआ है क्योंकि जो पीडीएम में शामिल जमातें हैं वो जेयूआई और बीएनपी मैंगल दो बड़ी अहम अपोजिशन की जमातें हैं जिनका मास में बड़ी फॉलोइंग है और उनकी अब जो है मीडिया पर और रिप्रेजेंटेशन जो मासेस में वो भी बड़ी ताकतवर है तो बलूचिस्तान गवर्नमेंट पर एक और डेंट पड़ा है क्योंकि बलूचिस्तान गवर्नमेंट है मरहून मिन्नत इस्लामाबाद के और पीटीआई की एलआई है बैठे हुए एग्जैक्टली। हैं उनके सहारे आसरे जो इस्लामाबाद में होगा इनका फेट ऑलमोस्ट वही होगा सेपरेटली मेरे ख्याल में इनके खिलाफ कुछ नहीं होना मासवाए एक दो वजीर या डिप्टी कमिश्नर कमिश्नर या एसपी आप हटा दें या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई का कर दें बाकी मुझे नहीं लगता कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट इतना जल्दी चली जाएगी वो एक सेट का हिस्सा है जो इस्लामाबाद से शुरू होता है जाएंगे तो सब जाएंगे वरना इस तरह एग्जैक्टली रहेगा। लेकिन एग्जैक्ट वन लास्ट क्वेश्चन मैं जरूर चाहूंगा कि जिस तरह आपने देखा कि माजी में प्राइम मिनिस्टर अशरफ साहब जो है वो गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से इस टाइप के वाक़े हुए। बाजवा साहब की आपने बात की, वो गए। बात हो रही थी मुस्लिम लीग नून के लीडर्स अहसन इकबाल भी कह रहे थे, वो याद दिला रहे थे कि जी हम कैसे कैसे जाते थे या मिलिट्री लीडरशिप कैसे जाती थी। यहाँ पे जाहिर है कि बलूचिस्तान एज अ होल पाकिस्तान के अंदर जो गवर्नेंस है उसमें हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का जाहिर है कि हिस्सा है और इस ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। पॉलिटिकल सिविलियन लीडरशिप अपनी जगह पे, क्या ये भी डिमांड आ रहा है कि मिलिट्री लीडरशिप में से भी कोई आए, आके हमारे दुख में हमारे साथ शरीक हो, हमारे साथ हमदर्दी हो, ये एस्पेक्ट भी है? देखिए हमेशा बलूचिस्तान से पहला मुतालबा यही होता है क्योंकि बलूचिस्तान का जो तजुर्बा है उसमें जो भी इस तरह का इंसिडेंट होता है कभी भी सिविलियन लीडरशिप को वो नहीं पुकारते वो मिलिट्री लीडरशिप को पुकारते हैं लेकिन इस वाक़े में बड़ा स्ट्रेंज है वो हमारे लिए भी और कुछ पॉलिटिकल जो सिनेरियो है प्रीवेलिंग उसमें समझने की भी बात है कि मिलिट्री को नहीं पुकारा गया। बल्कि ये खुद सवालात उठ रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म को तो बगैर किसी वेस्टेज ऑफ टाइम यहाँ पहुँच जाना चाहिए था, जिस तरह के वो पॉलिटिकल ट्रैप में फँसे हुए हैं या जिस तरह की तनकीद है। तो ये तो इस तरह का सिनेरियो था कि आकर बैठ जाते इनके साथ, थोड़ा रो धो लेते, कुछ तस्वीर बनती, कुछ इस तरह लेकिन पता नहीं उनके जो एडवाइज़र्स बैठे हुए हैं वो वज़ीर-ए-आज़म के एडवाइज़र हैं या किसी और के एडवाइज़र हैं, उनको रोके रखा और मामला खराब हुआ, तो ये सूरत-हाल थोड़ा ये समझनी है कि मिलिट्री हमेशा बलूचिस्तान को बड़ा सीरियस लेती है इन तमाम मामलात को और सबसे पहले वो इंटरवेंशन करते हैं। लेकिन उन्होंने ना इस्लामाबाद से कोई इस तरह पुश किया, ना यहाँ से उनका कोई रोल दिखाई दे रहा था, बिल्कुल एम्प्टी है उनकी तरफ से सीन और यही खुद जो है बड़ा सवाल है अपनी जगह कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, उनमें उन्होंने यकजहती का और एक सॉलिडारिटी, कंडोलेंस सारी चीज़ें आई, लेकिन ऑन ग्राउंड इस तरह लीडरशिप का वो मौजूद होना जिस तरह होता है कराची में कमेटीज बनी हुई हैं एपेक्स क्वेटा में भी वो सम टाइम वो दहशतगर्दी की पर्सपेक्टिव में बनी हुई कमेटीज हैं जो सिविलियंस के साथ करती हैं लेकिन उनकी कोई प्रेजेंस उनकी कोई एक्टिविटी नजर नहीं आई ये खुद परेशान कुन सवाल है इस सारी सूरत हाल में कि आया मिलिट्री लीडरशिप जो है वो सिविलियन हुकूमत या वजीर आजम को कुछ कह भी रही है या उनकी मुकम्मल खामोशी की वजह से ये इतना बड़ा वैक्यूम पैदा हो गया है कि ये अपनी जगह बड़ा सवाल है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इस प्रोग्राम को इस सवाल के साथ ही छोड़ते हैं जावेद। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और आई होप कि इसका जवाब कभी न कहीं मिल जाएगा। लेकिन अच्छी अच्छी उम्मीद रखना चाहिए। आई होप कि ये सिचुएशन डिफ्यूज हो, तदफीन हो जाए
اور ظاہر ہے کہ ٹیررزم کا ایشو پاکستان کے اندر ٹیکل ہونا سب سے بڑا ٹاسک ہے. جاوید تھینک یو سو مچ دوستوں, تھینک یو سو مچ جاوید صاحب کی گفتگو آپ کے سامنے. اجازت چاہتے ہیں, اللہ حافظ.